स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वालामुखी वोल्केनो के ज्वालामुखी क्या होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ और ज्वालामुखी से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। प्लीज़ आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकन को जो प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी वोल्केनो क्या होता है। तो देखते हैं हम ज्वालामुखी वोल्केनो होता क्या है, समझ लेते हैं हम। जब पृथ्वी के धरातल के अंदर, जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, तो जब पृथ्वी के धरातल के अंदर जो गर्म गैसें होती हैं, जो हमारी गर्म गैसें होती हैं, जलवाष्प होती हैं, आपकी मैग्मा होता है या राख आदि के रूप में किसी छिद्र से बाहर आती हैं, तो इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। एक बार और मैं दोबारा से उसको दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ। ज्वालामुखी का तात्पर्य होता है उस छिद्र अथवा दरार से जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और उस आंतरिक भाग से एक नली के रूप में, एक नली के रास्ते से जो गैस, जलवाष्प, मैग्मा या राख आदि बाहर आते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वाला माने होती आग और मुख माने रास्ता, अर्थात पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो आग है, जब वह बाहर आकर आती है या पृथ्वी के अंदर ही फैल जाती, तो उस प्रक्रिया को आपके वोल्केनो कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी कहा जाता है। शब्द, आप इस शब्द को तोड़ दो। ज्वाला, ज्वाला माने आग और मुख माने रास्ता। पृथ्वी के अंदर का ऐसा रास्ता जहाँ से तरल पदार्थ बाहर आता हो, या राख या गर्मी या गैसें या गर्म जल पृथ्वी के अंदर से बाहर आता हो, तो उस स्थान को हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब भी कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसको हम एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पर्वतीय क्षेत्र है और इस पर्वतीय क्षेत्र में जब पृथ्वी के अंदर से ये आग बाहर निकल रही है, इस आग का बाहर निकलना, ज्वाला माने आग का बाहर निकलना, और मुख जिस रास्ते से बाहर आ रही है, इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। और इससे निकलने वाला आपका धुआं, राख, धुसारे या छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े या बड़े टुकड़े मिलकर क्या करते हैं, इस संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी प्रक्रिया कहा जाता है। जो पूरी संपूर्ण प्रक्रिया ज्वालामुखी घटित होती है, उसको ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर उसके लावा के रूप में जो बाहर आकर जमने तक सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। मैंने अभी बताया था, जो ज्वालामुखी प्रक्रिया इस संपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर लावे के रूप में जमने तक और उससे संबंधित सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती, तो इस क्रिया को कहा जाता है ज्वालामुखी क्रिया। यह आपको याद रखना। आगे देखते हैं हम। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दो रूप होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। जो ज्वालामुखी जो आग निकलती है, उसके दो रूप होते हैं। एक, धरातल के नीचे मैग्मा ठंडा होकर विभिन्न आकृतियों के रूप में जम जाता या बन जाता, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी आकृति, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक। समझे नहीं? उसके बाद देखते हैं हम दूसरा, धरातल के ऊपर घटित होने वाली प्रक्रिया, इसमें शामिल होती है, जो धरातल के ऊपर होती है, जो पृथ्वी के अंदर होता है, ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आकृति हैं, वो बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेकोलिथ, सिल और डाइक है। और धरातल के ऊपर घटित होने वाली प्रक्रिया से, इसमें क्या है, गर्म जल के स्रोत, ज्वालामुखी विस्फोट, गेजर और धुआरे, ये प्रक्रियाएं धरातल के ऊपर घटित होने वाली प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद हम देखें आगे, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर से आग निकलती है या तरल पदार्थ निकलता, तो उससे क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती, उनको हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं इसमें। जैसे कि हम पहले देख रहे हैं ज्वालामुखी बम। तो ज्वालामुखी बम किन्हें कहा जाता है, तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पत्थर के बड़े टुकड़े, जिनका व्यास कुछ मीटर से कुछ फीट तक हो सकता है,
ऐसे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, बड़े टुकड़ों को पत्थर के जो ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना। लेपली, तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेपली क्या है? तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मटर के दाने के जितने बड़े पत्थर के टुकड़े और छोटे टुकड़े जो अधिकतम अखरोट के समान बड़े होते हैं, अखरोट के समान होते हैं, मटर के दाने के जितने बड़े होते हैं लगभग, तो उन्हें हम लेपली कहते हैं। आपको याद रखना है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका। प्यूमिक, ये वे चट्टानी टुकड़े होते हैं जो अपने कम घनत्व के कारण पानी पर आसानी से तैर सकते हैं, उन्हें प्यूमिक कहते हैं। पानी पर आसानी से तैर सकते हैं ऐसे पदार्थ। उसके बाद देखते हैं लावा। लावा आप जानते ही हैं, हमें पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ भी हम समझ लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त चिपचिपा तरल पदार्थ जो धरातल के नीचे मैग्मा कहलाता है और धरातल से ऊपर ठोस व ठंडी अवस्था में लावा कहलाता है। जब तक वह पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ होता है, जब तक पृथ्वी के अंदर होगा तो उसको मैग्मा कहेंगे, वह तरल होता है, चिपचिपा होता है। जब वो बाहर आकर ठंडा होकर फैल जाता है या बाहर निकल जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। आपको याद रखना, यह अम्लीय व क्षारीय अवस्था में होता है। तो ये लावे के दो प्रकार होते हैं, याद रखना, अम्लीय और क्षारीय। तो इसको हम समझ लेते हैं, अम्लीय या क्षारीय। तो अम्लीय को समझते, पहले अम्लीय को हम एसिड भी बोलते हैं, एसिड लावा या अम्लीय लावा। यह अत्यंत चिपचिपा व गाढ़ा होता है, ये गाढ़ा होता है, आपको ये ध्यान रखना। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। इसका रंग पीला होता है और इससे अधिकतर शंकुदार पर्वतों का निर्माण होने की संभावना रहती है, याद रखना। अब आता है आपका बेसिक या क्षारीय लावा। इनसे पर्वतों का निर्माण होता है एसिड या अम्लीय लावा से, ज्वालामुखी पर्वतों का। बेसिड व क्षारीय लावा, यह हल्का व पतला व काले व धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला होता है, जल्दी से फैल जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है और इससे प्रमुख पठारों का निर्माण हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, पठार, क्योंकि दूर तक जाता है। ये कम गाढ़ा होता है, पतला होता है, तो पतली चीज़ आपने देखी दूर तक जाती है, तो उसे क्षारीय लावा कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम पायरोक्लास्ट। ये क्या होता है? जब ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल के ऊपर आए पत्थर के बड़े बड़े शिलाखंड जो ज्वालामुखी पर्वत के नीचे से आते हैं, उसे पायरोक्लास्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना। आगे देखते हैं हम ज्वालामुखी के अंग। जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसके अंग कौन कौन से हैं, इसके चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका ये ज्वालामुखी छिद्र है, आपका ये काला सा आपका ये ज्वालामुखी छिद्र है। ये ज्वालामुखी के अंग कहे जाते हैं। जिस स्थान से ये बाहर आता है लावा निकलकर, इसको हम क्रेटर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ये छिद्र है आपका जिससे बाहर आ रहा। जब ये तरल लावा दोनों तरफ आकर फैल जाता है, इधर की साइड में इधर की, तो इससे क्या होता है, ये ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण हो जाता है। तो इन्हें हम बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। और जिससे ये बाहर आता है, ये इसको बोलते हैं ज्वालामुखी पाइप। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार हम यहाँ और देख लेते हैं हम। ये आपकी ज्वालामुखी पूरी क्रिया है। ज्वालामुखी छिद्र, जहाँ दरार जहाँ से बाहर आता निकलकर, ज्वालामुखी क्रेटर, जहाँ से ज्वालामुखी पदार्थ बाहर आ रहे हैं, छिद्र को ही क्रेटर भी कह सकते हैं। उसके बाद ये दोनों तरफ आकर जिस रास्ते से यह आता है उसको हम पाइप बोलते हैं, ज्वालामुखी पाइप। ये आपका पूरा पाइप है। आने के बाद ये दोनों तरफ फैल जाता, तो इससे क्या है, ये शंकु बना देता, शंकु आकार आकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी शंकुओं को हम समझ लेते हैं। तो ज्वालामुखी के जो अंग हैं उनको समझ लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहला है आपका शंकु। लावा जब ज्वालामुखी छिद्र से चारों तरफ आकर क्रम से जमा होने लगता है, अभी मैंने बताया तो चारों तरफ जम जाता, दोनों तरफ, तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफ़ी बड़े हो जाते हैं तथा पर्वत का रूप ले लेते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन रूपों में पाई जाती है। शंकु की जो प्रक्रिया है वो 3 रूपों में पाई जाती है। 3 प्रकार के शंकुओं का निर्माण होता है, आपको याद रखना। सिंडर शंकु, मिश्रित व कंपोजिट शंकु और परपोषित शंकु। तो सिंडर शंकु क्या है, यह कम ऊँचे व विखंडित पदार्थों से बने होते हैं। इनमें लावा न के बराबर होता है, इसमें कम लावा होता है, याद रखना, सिंडर शंकु। मिश्रित व कंपोजिट शंकु, इसमें अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के लावा का उद्गार होता है। उसके बाद है परपोषित शंकु।
इसमें नलिकाओं तथा उपनलिकाओं के निर्माण में से कई छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं। आपको उन्हें परपोषित मतलब शंकु के ऊपर कई छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं, आपको उन्हें परपोषित शंकु कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, एक होता है आपका ज्वालामुखी छिद्र। अभी मैंने दिखाया था आपको ज्वालामुखी छिद्र, पर्वत के ऊपर लगभग बीच का वह छिद्र जिससे मैग्मा बाहर आता। मानो ये आपका चारों तरफ फैला, तो ये बीच का जो रास्ता है यहाँ से आपका ये कहलाता आपका छिद्र। अब एक आकृति होती निकास नलिका, धरातल के नीचे से ऊपर तक मैग्मा के आने का रास्ता निकास नलिका कहलाती है। निकास नलिका आपकी मैंने नली सी बताई थी आपकी, जिस तरीके से ये है। उसके बाद है कोल्डेरा, एक आकृति होती है कोल्डेरा। जब धसाव व अन्य कारणों से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसको कोल्डेरा कहा जाए। कहने का मतलब ये है, जो हमारा क्रेटर होता है, मतलब ये क्रेटर है, ये नली का है, यहाँ से आपका ज्वालामुखी बाहर आता है। जब आप देखते हैं जब किसी स्थान से कोई पदार्थ काफ़ी लंबे समय तक बाहर आता जाता है तो ये आकृति आपकी क्रेटर की आकृति बड़ी हो जाती है, जो कि पक्षी के घोंसले के समान होती, इसको हम कोल्डेरा कहते हैं। तो क्रेटर के विस्तृत रूप को, बड़े रूप को, जो घोंसले के समान होता, जहाँ से तरल पदार्थ बाहर आता है, उसको हम कोल्डेरा कहते हैं। ऐसे ही जब शांत ज्वालामुखी का मुख क्रेटर जब क्रेटर झील जब शांत ज्वालामुखी होता है जिसमें उद्गार नहीं होता काफ़ी समय तक, तो वहाँ क्रेटर का रूप होता है आपका एक गोल सा स्थान, ऐसा आपका मैं बता देता हूँ अभी, ये गोल सा स्थान। तो ये जब खाली रहता है तो जब बारिश वगैरह होती है तो इसमें पानी भर जाता है, जिससे क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है, आपको याद रखना। तो क्रेटर के बड़े रूप को कोल्डेरा कहते हैं, और जब क्रेटर के अंदर पानी भर जाता है शांत ज्वालामुखी में तो उसको क्रेटर झील कहते हैं, आपको ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हम सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर लें। तो आप जानते ही हैं सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है आपका होता प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है आपका शांत ज्वालामुखी। तो सबसे पहले देखते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी, इसको हम जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसे ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा सदैव धूल, राख, वाष्प, गैसें, लावा व चट्टान के टुकड़े आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी को जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अंडोमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप ज्वालामुखी, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, आपको ध्यान रखना है। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, लिपारी का आपका स्ट्राम्बोली, इक्वाडोर का स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर, इंडोनेशिया का सुमेरु जावा द्वीप पर, ये कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी के और मैं और एक आध उदाहरण और बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कौन सा, ये आपने देखा अंडोबार का बैरन है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है, लिपारी का स्ट्राम्बोली है, आपका स्ट्राम्बोली इटली में पाया जाता है, सॉरी ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर। तो और नाम बता देता हूँ आपको सक्रिय ज्वालामुखी के, यहाँ लिखे नहीं है मैंने, नोट कर लेंगे आप। जैसे हवाई द्वीप का एक किलायू ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, सिसिली द्वीप का इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी, माउंट एटना ज्वालामुखी, एटना। उसके बाद है आपका लिपारी द्वीप का, मैंने अभी स्ट्राम्बोली आपको बताया, ये भी इटली में है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, ये है आपका। इसके बाद आपका अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन आपको मैंने बता चुका, हवाई द्वीप का मोना लोवा, याद रखना मोना लोवा, अर्जेंटीना का जो चिली सीमा पर ओजल ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और अंटार्कटिका द्वीप का है आपका माउंट इरेबस, आपको ये ध्यान रखना। और वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या बताई जाती है वो लगभग 500 बताई जाती है, आपको ध्यान रखना। तो मैंने कुछ ज्वालामुखी जो जागृत हैं एक बार नाम मैं बता देता हूँ, किलायू हवाई द्वीप का, सिसिली द्वीप पर माउंट एटना इटली का, स्ट्राम्बोली इटली का, कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, बैरन मोना लोवा हवाई द्वीप का, ओजल अर्जेंटीना का, और अंटार्कटिका का आपका माउंट इरेबस, आपको ये ध्यान रखना है। ये सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हम प्रसुप्त ज्वालामुखी, दूसरा प्रकार का ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें से कुछ समय से उद्गार तो नहीं हुआ परंतु इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। मतलब ये है कि काफ़ी समय से उद्गार नहीं हुआ मगर
उद्गार होने की संभावना है। उद्गार मतलब पदार्थ बाहर निकलने की संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे इटली का आपका विसुवस ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार द्वीप का नारकोंडम ज्वालामुखी, ये भी भारत का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं। एक क्राकाताओ ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया का है, आपको ये ध्यान रखना है। क्राकाताओ ज्वालामुखी कहाँ का है? इंडोनेशिया का, जिसमें फिलहाल में ही एक उद्गार हो गया, अभी फिलहाल में ही हो गया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर का ज्वालामुखी होता है शांत ज्वालामुखी, जिसको मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे पिछले 300 वर्षों से उद्गार नहीं हुआ है तथा उसका मुख वनस्पति व जल से भर गया है। इसका मुख क्रेटर में झील बन चुका है, मैंने बताया था क्रेटर झील बन जाती। तो ऐसे उदाहरण हैं आपके, इनके उदाहरण शांत ज्वालामुखी जिनसे उद्गार नहीं हुआ 300 वर्षों से, शांत है, मरे हुए, मृत हो गए। तो ऐसे ज्वालामुखी आपके कहलाते हैं शांत ज्वालामुखी। जैसे ईरान का आपका कोह सुल्तान, ईरान का आपका कौन सा है? कोह सुल्तान, और ईरान का ही एक है आपका देवबंद, याद रखना देवबंद। उसके बाद आपका है म्यांमार का पोपा, इक्वाडोर का चिम्बराजो, किलिमंजारो तंजानिया का, और एंकागुआ एंडीज पर्वत चिली का। एंकागुआ चिम्बाराजो इक्वाडोर का, किलिमंजारो तंजानिया का, पोपा म्यांमार का, देवबंद और कोह सुल्तान ईरान के। ये आपके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। उसके बाद देखते हैं हम आगे उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी। तो उद्गार के आधार पर जो ज्वालामुखी होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी सबसे पहले, इसमें जब ज्वालामुखी का उद्भेदन एक केंद्रीय मुख से होता, बीच के केंद्रीय मुख से, तो ऐसे ज्वालामुखी को केंद्रीय उद्गार कहते हैं, याद रखना। इससे पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ये कई प्रकार का हो सकता है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपके केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, जैसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी, यह शांत प्रकार का होता है और इसमें क्षारीय लावा अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, ये भी आपका केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। तो एक केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी है। वल्केनियन ज्वालामुखी, यह कम धमाके के साथ निकलने वाला ज्वालामुखी, तो इसका बोलते हैं हम वल्केनीय तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी ऐसे भी कह सकते हैं आप। विसुवस तुल्य ज्वालामुखी, ये भूरे होते हैं तथा वल्केनीय से अधिक विस्फोट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पिलियन तुल्य, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका। केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी पिलियन तुल्य, ये सर्वाधिक विनाशकारी होता है केंद्रीय उद्गार वालों में। इनमें अम्लीय लावे की अधिकता के कारण इसका रंग पीला होता है, याद रखना। पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है आपका, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाला, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी है। फिर उसके बाद आता है दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी। दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी, इसमें भूगर्भिक हलचलों से, जो भूगर्भिक हलचलें होती पृथ्वी के अंदर, भूपरपट्टी पर पड़ने वाली दरारों के कारण लावा इन दरारों के माध्यम से धरातल पर आता है। इसमें दरारों के रूप से आता, उसमें केंद्रीय उद्गार केंद्र से निकल कर आता, वो अलग प्रकार का। तो इस प्रक्रिया को दरारी उद्भेदन कहा जाता है, जब दरार के रास्ते आता। इससे पठारी भूमि का निर्माण होता है, याद रखना, दरारी उद्भेदन से। ये आपको ध्यान रखना, दरारी उद्भेदन से। और ये प्लेटों के किनारों के आसपास पाए जाते हैं, रचनात्मक प्लेटों के किनारे पाए जाते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। और इससे धरातल पर आकर, जो दरारों से आकर लावा फैल जाता, प्रवाहित हो जाता धरातल से, जिससे पठारों का निर्माण हो जाता है। जैसे दक्षिण भारत का जो दक्कन का पठार है वो दरारी उद्भेदन से ही निर्मित है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। विश्व के मानचित्र में हम देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं विश्व का ज्वालामुखी है, आप देख लेंगे। तो विश्व के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो ज्वालामुखी जहाँ पर पाए जाते हैं। तो विश्व के कई सारे क्षेत्रों के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे आपका परिप्रशांत क्षेत्र, मतलब पेटी भी कह सकते हैं उसे, क्षेत्र भी कह सकते हैं। जैसे आपकी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जैसे ये वाली पेटी आपको दिखाई दे रही है पूरी, ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी है दोनों तरफ। यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप पाए जाते हैं, इसको ही रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली पेटी आपकी परिप्रशांत महासागरीय पेटी दोनों तरफ। फिर उसके बाद आती है आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी आपकी ये है भारत से ऊपर के वाले क्षेत्रों में, अरब से होते हुए यूरोप के होते हुए क्षेत्रों में, ये वाली है आपकी
उसके बाद आती है आपकी मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी के अंतर्गत आती है अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दूसरी है आपकी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। जो अंतरा प्लेटों के किनारों के आसपास जो क्षेत्रों में पेटी पाई जाती, प्लेटों के आंतरिक भागों में, तो उसको कहते हैं हम अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। तो आपने ये समझा मानचित्र में। उसके बाद हम देख लेते हैं इनको। मैंने अभी पहली पेटी बताई थी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जो परिप्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों में, प्रशांत सागर में स्थित है और द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भागों में ज्वालामुखी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। आपको जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो सबसे पहले बताई थी, यहाँ पर ज्वालामुखी सर्वाधिक पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना। और यह विनाशकारी प्लेट के किनारे है, सारे ज्वालामुखी मिलते हैं, याद रखना। और विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटों के द्वीपों के आसपास पाया जाता है और चाप और समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इस प्रशांत महासागर को अग्निवलय रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, याद रखना परिप्रशांत महासागरीय पेटी को। उसके बाद देखते हैं दूसरी पेटी, इसे बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। मैंने अभी बताया था, यह है यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों से में नवीन वल्वित पर्वतों के सहारे पूरब से पश्चिम की ओर फैली, याद रखना पूरब से पश्चिम। आइसलैंड से प्रारंभ होती है और स्कॉटलैंड से होते हुए अफ्रीका के कैमरून पर्वत की तरफ चली जाती है और कनारी द्वीप पर यह 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा पश्चिम में और दूसरी शाखा पूर्व में चली जाती है। पश्चिमी शाखा कनारी द्वीप से पश्चिम में जाती है तथा पूर्वी शाखा स्पेन, इटली, सिसिली, तुर्की, काकेशिया, आर्मेनिया, ईरान होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और मलेशिया होते हुए इंडोनेशिया तक चली जाती, जो मैंने दूसरी प्रकार की मध्य महाद्वीपीय पेटी जो एशिया महाद्वीप में होते हुए आती, आपको ध्यान रखना है। तीसरी पेटी मैंने आपको बताई थी मध्य अटलांटिक पेटी, अटलांटिक महासागर के क्षेत्र। इसे मध्य महासागरीय कटक भी कहा जाता है, जो बाद में कटक है बीच में। यह मेखला रचनात्मक प्लेटों के सहारे मिलती है, याद रखना आपको। इसकी शुरुआत आइसलैंड से होती है, आपको ध्यान रखना। चौथी प्लेट आपकी मैंने बताई थी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, जो क्षेत्र है ज्वालामुखी का। ये महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटों के अंदर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिस कारण माइक्रो प्लेट गतिविधियां तथा गर्म स्थल परिकल्पना को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अब ज्वालामुखी उद्गार के समय कुछ अन्य रूप बनते हैं, स्वरूप हैं उनके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जब ज्वालामुखी क्रिया होती तो बहुत सारी चीज़ें निकलती, मैंने पहले भी बताई थी। जैसे आपका गेज़र, जैसे गर्म जल का स्रोत कहते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से गर्म जल निकलता, तो उसको हम गीज़र बोलते हैं। गीज़र, याद रखना, जो पानी को गर्म करने वाला होता नहीं, गीज़र उसी के नाम पर रखा गया क्योंकि पानी को गर्म करता। तो ज्वालामुखी क्रिया के समय गर्म जो जल निकलता है उसको गेसर कहते हैं, गेसर या गीज़र। इसे गर्म जल के स्रोत हैं, आपको लिखना गीज़र। यह गर्म जल के स्रोत होते हैं, गेज़र या गैसर भी कहते हैं, जिनसे गर्म जल के साथ साथ वाष्प भी तीव्रता से निकलती है। कभी कभी इनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक हो जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क के ओल्ड फेथफुल गीज़र अमेरिका का, याद रखना आपको। एक क्रिया होती है आपकी धुआरे। ये ऐसे छिद्र हैं जिसके सहारे गैस व वाष्प निकलती रहती है, आपको याद रखना। गैस धुआरे कहा जाता है, गैस और वाष्प निकलती रहती है। तो इसका सीधा संबंध ज्वालामुखी से होता है, याद रखना है। वास्तव में ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं। धुआरों में गंधक व बोरिक एसिड उत्पन्न प्राप्त किया जाता है, याद रखना। इटली और यूएसए में इनसे बिजली उत्पन्न की जाती है धुआरों से। अलास्का का जो 10 सहस्त्र धूम्र घाटी है, यह एक धुआरा है। ईरान का आपका कोह सुल्तान, न्यूजीलैंड का व्हाइट टापू का धुआरा विश्व प्रसिद्ध धुआरा है, ये आपको ध्यान रखना। उसके आगे देखते हैं हम कोल्डेरा। मैंने अभी बताई थी एक आकृति कोल्डेरा होती है। इसका निर्माण क्रेटर के धसाव तथा उसकी ज्वालामुखी विस्फोट के उद्भेदन से होता है। इसका व्यास क्रेटर तथा ज्वालामुखी छिद्र से बहुत बड़ा होता है। जैसे आसो जापान का अत्यधिक विस्तार का कोल्डेरे को सुपर कोल्डेरा कहा जाता है, आसो जापान का। लेक टोवा सुमात्रा का, इंडोनेशिया का। और क्रेटर लेक ये यूएसए में, ये भी एक कोल्डेरा है। कोल्डेरा मैंने आपको बताया था क्रेटर का विस्तृत रूप। मानो ये क्रेटर है, ये नली है, यहाँ से तरल पदार्थ बाहर आया, जब बहुत समय तक इससे तरल पदार्थ बाहर आता रहता तो इसका आकार बड़ा हो जाता है, घोंसले की तरह। तो इसको हम कोल्डेरा कहते हैं, याद रखना आपको। अब विश्व के कुछ ज्वालामुखियों के नाम आप नोट करके लिख लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। जैसे आपको याद रखना है, मैं नाम और देश बताऊंगा, याद रखना। माउंट एटना आपका सिसिली इटली में है। माउंट इरेबस आपका अंटार्कटिका पर है। फ्यूजियामा जापान। यहाँ एक बार हम सारे को देख लेते हैं। कोटोपैक्स इक्वाडोर का है आपका। पोपो कैपिटल आपका मैक्सिको का है। मोनालोआ आपका हवाई द्वीप यूएसओ का है। लेसन पीक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। मेयान या मेयान भी बोलते हैं, या मेयात फिलीपींस का, याद रखना। ये पूछ लिया जाता कौन सा ज्वालामुखी कहाँ। माउंट पिनुटोवो फिलीपींस का है। हेक्ला आपका आइसलैंड का है। फिजुवियस नेपाल्स की खाड़ी इटली का है। विसुवियस भी कहते हैं इसे। स्ट्राम्बोली आपका लिपारी द्वीप भूमध्य सागर का इटली में, जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका का है आपका। स्ट्राम्बोली आपका लिपारी द्वीप पर है भूमध्य सागर में। सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका। कोह सुल्तान ईरान का है आपका। दोबंद ईरान का है आपका। उसके बाद देखते एल्बुर्ज जॉर्जिया। माउंट अरारत आर्मेनिया। किलिमंजारो तंजानिया, याद रखना आपको ये। माउंट सस्ती अमेरिका का। कटमई आपका अलास्का यूएसए का है। ग्वाल्ला सीरी चिली का है। लेस्कर चिली का है, आपको ध्यान रखना। चिली के बहुत सारे हैं। उसके बाद आगे देखते संगेरू आपका इंडोनेशिया का है। माउंट डिंजेव जापान का है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया का है। माउंट कैमरून अफ्रीका का है, कैमरून देश के पास। उसके माउंट कीनिया ज्वालामुखी कीनिया में है। माउंट पोपा म्यांमार का है। ओजोस या ओजस भी चिली द्वीप पर है, जैसे ओजस भी कहते हैं। चिम्बराजो इक्वाडोर का, आपका ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं माउंट रेनियर अमेरिका का है। लोकी आइसलैंड का है, याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम माउंट रेजर कनाडा का है आपका। बलकेती आपका लिपारी द्वीप इटली का है। क्लाइयो आपका हवाई द्वीप का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम सेंगे इक्वाडोर का है। प्यूरेस कोलंबिया का है। टेम्बरो इंडोनेशिया का है, आपको ध्यान रखना है। और आपको मैंने बताया था बैरन और नारकोंडम, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्वालामुखी हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको सब बता देता हूँ, ये आपको नोट करके रखने हैं। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आपको लिखने हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में, आपको ये ध्यान रखना है। स्ट्राम्बोली इटली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, याद रखना है आपको, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना, विश्व के सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, ओजस ज्वालामुखी है, आपको याद रखना। लगभग 80% ज्वालामुखी आपके आते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारों के पास आते हैं, याद रखना है। और 15% जो ज्वालामुखी हैं आपके 15% ज्वालामुखी आपके आते हैं रचनात्मक प्लेट के किनारे आते, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको और मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। भारत में एक झील है लोनार झील, और एक है टिटिका का दक्षिण अमेरिका में, और एक विक्टोरिया। ये क्रिएटर झीलों के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना। कौन सी झीलों के उदाहरण है, क्रिएटर झीलों के उदाहरण। क्रिएटर कौन कौन सी, यहाँ मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के लोनार झील, टिटिकाका दक्षिण अमेरिका की, और विक्टोरिया अफ्रीका की, जो क्रिएटर झीलों के उदाहरण है, आपको याद रखना है। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी गेसर नहीं पाया जाता, गेसर नहीं पाया जाता। और गर्म स्थल संकल्पना आपको याद रखना, एक गर्म स्थल संकल्पना थी, वह दी थी मॉर्गन और विल्सन ने, आपको ये ध्यान रखना है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एंकागुआ है आपका एंडीज पर्वत पर, आपको ये ध्यान रखना, एंकागुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था आपके लिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आप नोट कर लें। मिलते हम और अच्छे वीडियो को लेकर। जय हिंद।